साथियों नमस्कार। साथियों आज हम बात करने वाले हैं जो हिस्ट्री आपका चल रहा था समकालीन विश्व का इतिहास। तो हम पढ़ रहे थे जो आर्थिक जानकारी के बारे में, आर्थिक इतिहास की, विश्व का आर्थिक इतिहास और किस प्रकार से जो है विश्व में हमने देखा था कि ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था को हमने समझने का प्रयास किया था। और हमने देखा था कि ब्रिटेन में जो औद्योगिकीकरण बढ़ा, हालांकि 2 क्लासेस हमारी लाइव हुई थी, तो आप ध्यान दीजिएगा, प्रीवियस जो लाइव के लेक्चर्स हैं उसमें पढ़ा हुआ है कि किस प्रकार से जो है रिंडरपेस्ट नाम की बीमारी, यानी कि प्लेग, जिसे मवेशी प्लेग बोलते हैं, वो किस प्रकार से जो है आई थी और उसने अर्थव्यवस्था को किस प्रकार से अफ्रीका में डामाडोल किया और किस प्रकार से आपने देखा था कि ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था पर क्या प्रयास रहा। तो ये जो लेक्चर है ये आपको बताएगा कि भारत में जो है किस प्रकार से अनुबंधित जो मज़दूर हैं, यानी कि गिरमिटिया मज़दूर हैं जो भारत से बाहर ले जाए गए, उनके बारे में आपसे विस्तार से चर्चा करूंगा। तो साथियों बात कर रहे हैं, सबसे पहले हम बात करते हैं, एक थोड़ा सा प्रीवियस ले जाते हैं। और प्रीवियस में बताया गया था आपको कि विश्व की अर्थव्यवस्था जानने के लिए आपने ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था और अफ्रीका की अर्थव्यवस्था के बारे में पढ़ा था। अर्थव्यवस्था में जो प्रीवियस लेक्चर, जो लाइव का लेक्चर था, उसमें बताया गया था आपको कि जो है अफ्रीका एक ऐसी कंट्री है जहाँ पर उस समय जो 18वीं शताब्दी के लगभग 1870 के आसपास ईस्वी में उस समय वहाँ की अर्थव्यवस्था एक ऐसी अर्थव्यवस्था थी कि वहाँ पर लोगों के पास काफ़ी ज़्यादा मात्रा में ज़मीनें भी उपलब्ध थी और काफ़ी ज़्यादा मात्रा में मवेशी भी उपलब्ध थे। मवेशियों की भी कोई कमी नहीं थी और ना ही ज़मीन की कोई कमी थी, साथियों अफ्रीका में हम देखते हैं मवेशी और ज़मीन, यानी कि दोनों जो है काफ़ी ज़्यादा मात्रा में थी। और उस समय जब किसी भी व्यक्ति के पास मवेशी भी उपलब्ध हैं और जो कि ज़मीन भी काफ़ी ज़्यादा मात्रा में उपलब्ध है, वहाँ पर तकनीक व्यवस्था नहीं है, तो वो अपने जीवन यापन के लिए इतने में ही वो संतुष्ट है, यानी कि मवेशियों की देखभाल करता है और ज़मीन से अपना खाद्य पदार्थ उत्पादन कर लेता है। तो हालांकि ये व्यवस्था अफ्रीका में 19वीं शताब्दी के प्रारंभ के आसपास जो है अफ्रीका में यही व्यवस्था रही। और वहाँ पर कोई भी ऐसा मज़दूर नहीं था जो आपको वेतन के लिए कार्य करते हुए मिले, यानी कि वेतन के लिए कार्य करने का इच्छुक हो। उसे कोई ऐसा मजदूर नहीं था जो ये करता कि वेतन हमें दिया जाए और हम उस पर काम करें। जैसे कि देखने को मिलता है कि बहुत सारे मजदूर जो खानों में बागान साफ करने के लिए, और हालांकि जब ब्रिटेन में औद्योगिक उत्पादन हुआ तो उस दौरान बहुत सारे मजदूर ऐसे थे जो कि बाहर से लाए गए, ऑस्ट्रेलिया और जर्मनी, इन सब देशों से। और वहाँ पर क्या किया गया कि ब्रिटेन के लिए जो है अमेरिका में बहुत सारे मजदूर ऐसे काम करते थे जो खाद्य उत्पादन ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में करते थे, और फिर वो जो खाद्य का उत्पादन करते थे, खाद्य पदार्थों का, तो वो खाद्य पदार्थ जो है ब्रिटेन तक सप्लाई किया जाता था। कहाँ तक सप्लाई किया जाता था? ब्रिटेन तक, क्योंकि ब्रिटेन में औद्योगिकीकरण काफ़ी ज़्यादा मात्रा में था। वहाँ पर लोगों की आय काफ़ी अच्छी थी, यानी कि वृद्धि हो चुकी थी, जिसलिए उनको खाद्य पदार्थों को लाने में, यानी कि ब्रिटेन को आयात करने में ब्रिटेन को समस्या नहीं होती थी। वो ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में खाद्य पदार्थ को आयात करता था। तो लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं अफ्रीका में क्या था कि अफ्रीका में ये था कि ज़्यादा मात्रा में ज़मीन भी थी और मवेशी भी थे। तो हालांकि वहाँ पर कोई ऐसा मजदूर नहीं था जो कि वेतन के लिए कार्य कर सके। लेकिन साथियों एक ऐसी सिचुएशन आती है जो कि हम ये हालांकि लाइव में पढ़ चुके हैं, लेकिन एक बार रिवाइज कर देना ज़रूरी है। तो वहाँ पर कुछ ऐसी स्थिति आती है, एक बीमारी फैलती है जो कि बताया गया था, वो बीमारी थी रिंडरपेस्ट।
रिंडरपेस्ट, और जो कि मवेशी में फैली हुई थी। इसको हम एक प्लेग भी कहते हैं, यानी कि मवेशी प्लेग कहते हैं, मवेशी प्लेग। और हालांकि आप लोग जानते भी होंगे कि मवेशी प्लेग जो एक प्लेग जो बीमारी होती है जो इंसानों में भी फैलती है, और ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में इंसान जो है, एक प्लेग एक बार फैल चुका है, तो वो जो है मवेशी प्लेग फैल गया था अफ्रीका में। और हम देखते हैं अफ्रीका के लगभग पूर्वी तट से शुरुआत होती है, इसकी पूर्वी तट से शुरुआत होती है अफ्रीका में प्लेग फैलने की, और पूर्वी से वो धीरे धीरे पश्चिमी तट भी पहुंचती है, और पश्चिमी तट के साथ साथ पश्चिमी तट तक पहुंचती है, और पश्चिमी तट के साथ साथ हम देखते हैं कि धीरे धीरे लगभग 5 सालों के आसपास, 5 वर्षों के आसपास ही वो कहाँ तक फैल जाती है, वो अटलांटिक जो अटलांटिक तट है उसके आसपास। यानी कि अफ्रीका, अगर अफ्रीका का मैप हम देखें तो ऐसे करके है, और ये जो अटलांटिक वाला पार्ट है, ये इसके आसपास पहले पूर्वी से शुरुआत होती है प्लेग की, फिर पश्चिमी तक आती है, और पश्चिमी से फिर धीरे धीरे अटलांटिक तक चली जाती है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि धीरे धीरे वो अटलांटिक 5 सालों तक लगभग पूरे अफ्रीका में जो है, पूरा अफ्रीका कवर कर लेता है प्लेग से। और लगभग 5 सालों के आसपास लगभग 90% जो है मवेशी क्या हो जाते हैं, मौत के घाट उतर जाते हैं। यानी कि मवेशी लगभग 90% मवेशियों की मौत हो जाती है। तो ये जो है देखने को मिलता है प्लेग के दौरान। और जब ये समस्या आती है तो धीरे धीरे अफ्रीका में क्या कंडीशन आ जाती है, अफ्रीका में एक बड़ा बदलाव होता है। इस प्लेग के कारण अफ्रीका में बड़ा बदलाव होता है। हमने देखा था, ये अगर अफ्रीका का मैप है तो हमने देखा था कि अफ्रीका में एक बड़ा बदलाव होता है, और यहाँ पर क्या होता है कि जो जानवर हैं यानी कि मवेशी हैं वो ना के बराबर बचते हैं, मवेशी बचते ही नहीं, मवेशी पूरी तरीके से समाप्त हो जाते हैं। और जो बचे खुचे मवेशी हैं, जो बचे खुचे मवेशी हैं वो भी कैद कर लिए जाते हैं, बाड़ों में कैद कर लिए जाते हैं। और यहाँ के जो इंसान हैं, यहाँ के जो इंसान हैं जो मवेशियों पर डिपेंड थे और ज़मीन पर डिपेंड थे, वो अब मजबूर हैं, क्योंकि उनके पास मवेशी नहीं है, उनकी आर्थिक स्थिति काफ़ी डामाडोल है। क्योंकि हम देखते हैं जब उनके पास मवेशी भी नहीं रहते, जिनके सहारे वो भोजन, जिनके सहारे वो कई चीज़ों में हेल्प करते थे, ज़मीन को जोतने में भी हेल्प करते थे, और दूध दही इन सब चीज़ों की, और आर्थिक व्यवस्था काफ़ी, इनकी वजह से आर्थिक व्यवस्था में काफ़ी ज़्यादा परिवर्तन आता है। तो मजबूरी में यहाँ के इंसानों को जो है मजदूरी करनी पड़ती है, मजदूरी करनी पड़ती। हालांकि ये कभी मजदूर थे ही नहीं, इनके खून में नहीं था कि हम मजदूरी करें। और जो यूरोपीय ताकतें आती हैं बाहर से इस अफ्रीका में कब्जा करने के लिए, कौन सी यूरोपीय ताकतें, कौन सी ताकतें आती हैं, यूरोपीय ताकतें आती हैं। और यूरोपीय ताकतें यहाँ पर जो है यूरोपीय शक्तियाँ यहाँ पर कब्जा कर लेती हैं, और उनको ये मौका बहुत अच्छा लगता है कि अब यहाँ पर लोगों को मजदूरी करना इनकी मजबूरी है, यहाँ के लोगों की, तो उनको जो है उनसे मजदूरी कराई जाती है। क्योंकि ये जो है यूरोपीय ताकतें, ये अफ्रीका में बहुत सारे स्थान खोज लेते हैं, बहुत सारे जहाँ पर खाने हैं, जहाँ पर खान हैं, और वो भी खाने बहुत सारी हैं जो कि सोने की हैं, और यानी कि कई धातुओं की खाने हैं, बहुत सारी सोने की और इन सब चीज़ों की खाने हैं वहाँ पर। तो कई धातुओं की यहाँ पर खाने हैं, जिन खानों की खोज यूरोपीय ताकतें करती हैं, और उन्हीं खानों से जो धातुएं निकलती हैं वो धातुएं इन मजदूरों के द्वारा निकाली जाती हैं। तो इस प्रकार से इनको खानों में और बागान साफ करने के लिए भी इनको लगाया जाता है, और इस प्रकार से यहाँ के मज़दूरों को जो है, यहाँ के लोगों को मज़दूर बना दिया जाता है। तो ये जो है आर्थिक, विश्व की आर्थिक व्यवस्था पर काफ़ी बड़ा परिवर्तन देखने को मिलता है। तो इस प्रकार से जो है यूरोपीय ताकतें यहाँ से धातुएं जो है अपने यहाँ ले जाती हैं, और धीरे धीरे करके हम देखते हैं कि लगभग ये स्थिति आ जाती है कि यहाँ का 50% जो है धातुएं जो है यहाँ से सप्लाई हो चुकी थी। तो ये स्थितियाँ जो है काफ़ी विश्व की अर्थव्यवस्था को काफ़ी ज़्यादा प्रभावित करती हैं।
तो इस प्रकार से हमने कल के लेक्चर में देखा था। आज के लेक्चर में हम देखने वाले हैं कि जो थोड़ा सा भारतीय जो गिरमिटिया मजदूर हैं, अनुबंधित मजदूर, वो जो है किस प्रकार से सामने आए और किस प्रकार से उन्हें मजदूर बनाया गया, इसके बारे में हम थोड़ा सा देखने वाले हैं। हालांकि एक मजदूर हैं, एक मजदूर जो कि अपनी चर्चा करते हैं, गिरमिटिया मजदूर हैं जो कि राम नारायण तिवारी। कौन? राम नारायण तिवारी। इन्होंने अपनी आपबीती सुनाई है, राम नारायण तिवारी। इनको गिरमिटिया मजदूर बनाया गया था। इन्होंने अपनी आपबीती सुनाई। क्या सुनाई? आपबीती। और आपबीती जो कि आपबीती सुनाई और जो कि पेपर जो है वाणिज्य एवं खाद्य विभाग ने इसको प्रकाशित किया था, जो है रामनारायण तिवारी की आपबीती को। और इन्होंने क्या कहा? इनको जो है गिरमिटिया मजदूर थे जिन्होंने 20वीं सदी के शुरुआत में, 20वीं सदी के शुरुआत में डेमे रोरा में 10 साल तक काम किया था। कहाँ काम किया था? डेमे रोरा में काम किया था। डेमे रोरा एक स्थान है जहाँ पर इन्होंने 10 साल तक काम किया था। 10 साल तक डेमे रोरा में इन्होंने काल किया था और अपनी आपबीती सुनाते हैं। तो क्या सुनाते हैं अपनी आपबीती? ये कहते हैं, तमाम कोशिशों के बावजूद उन कामों को ठीक से नहीं कर पाया, उन कामों को ठीक से नहीं कर पाया जो मुझे सौंपे गए थे। ये कहते हैं उन कामों को ठीक से नहीं कर पाया जो मुझे सौंपे गए थे। कुछ ही दिनों के भीतर मेरे सारे हाथ छिल गए, कुछ दिनों के भीतर मेरे सारे हाथ छिल गए और हफ्ते भर भी मैं काम नहीं कर पाया। कह रहे हैं और हफ्ते पर भी मैं काम नहीं कर पाया। नए आप्रवासी भी हैं, नए आप्रवासियों को काम बहुत भारी पड़ता है और वो लगभग अगर उनका काम संतोषजनक नहीं होता तो उन्हें कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाती है। और मैं भी हफ्ते भर काम नहीं कर पाया जिसके लिए मुझे 14 दिन जेल में रहना पड़ा। तो इस प्रकार से जो है राम नारायण तिवारी जो कि गिरमिटिया मजदूर थे, ये अपनी आपबीती सुनाते हैं। तो साथियों, हम बात करने वाले हैं भारत के जो अनुबंधित श्रमिक हैं वो किस प्रकार से जो है विदेश जाते हैं। क्योंकि रीज़न ये होता है कि जो गिरमिटिया मजदूर हैं वो उनको एक रीज़न होता है कि ये जो है लगभग भारत के उन इलाकों से आते हैं, जैसे कि भारत के पूर्वी उत्तर प्रदेश, अगर हम बात करें तो पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार और एमपी यानी कि मध्य प्रदेश और तमिलनाडु, ये इन इलाकों से आते हैं। पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, एमपी और तमिलनाडु, ये इन इलाकों से आते हैं। और कौन? हम बात करने वाले हैं गिरमिटिया मजदूर के बारे में। साथियों, ये उन इलाकों से आते हैं, पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, एमपी और तमिलनाडु। ये ऐसे इलाके हैं, काफ़ी सूखे इलाके हैं और ये कुछ परिस्थितियां इनके साथ में रहीं जो कि हम देखते हैं इनके यहाँ। ये उस समय की बात है जब 19वीं सदी के दौरान जो है भारत और चीन से बहुत ज़्यादा मजदूर जो है विदेश ले जाए गए मजदूरी कराने के लिए। तो उस समय भारत में जो है ये जो इलाके हैं ये सूखे इलाके हैं, यहाँ पर जो है सूखा पड़ा हुआ था इन इलाकों में। और दूसरी बात थी कि इनके जो कुटीर उद्योग थे, कौन? कुटीर उद्योग। इन इलाकों में जो भी कुटीर उद्योग थे वो लगभग बंद होने के कगार में आ गए थे। कुछ ऐसी स्थितियाँ रहीं कि कुटीर उद्योग लगभग बंद होने के कगार में थे। तो इनके पास जब कुटीर उद्योग बंद हो जाते हैं तो इनके पास कोई रास्ता नहीं रहता, ये जो है मजबूरी में जो है इनको बाहर जाना पड़ता है।
जब कुटीर उद्योग इनके पास रहेगा नहीं तो इनकी जो आर्थिक स्थिति है वो भी सही नहीं रहेगी, जिसके कारण मजबूरीवश इनको जाना पड़ता है। और रीज़न ये होता है कि ये जब कुटीर उद्योग बंद हो जाते हैं तो ज़मीन का जो ये ज़मीन लेते हैं यानी कि बटाई पर भी ले लेते हैं, ये ज़मीन कुछ बटाई पर लेते हैं खेती करने के लिए। लेकिन होता ये है कि बटाई जो ज़मीन लेते हैं उसका भी भाड़ा काफ़ी ज़्यादा होता है, और भाड़ा काफ़ी ज़्यादा होता है, जिस कारण से ये भाड़ा चुका नहीं पाते। और जब चुका नहीं पाते तो मजबूरीवश इनको जो है चुकाने के लिए भाड़ा चुका नहीं पाते, जिस कारण बस इनको मजबूरी में जो है बाहर जाना पड़ता है अपना मजदूरी करने के लिए, आर्थिक स्थिति मजबूत करने के लिए। और हम देखते हैं कि ये जो है ज़्यादा से ज़्यादा कैरोबियन द्वीप के क्षेत्र में ले जाया जाता है। कहाँ ले जाया जाता है? कैरोबियन जो द्वीप है उसके आसपास के इलाकों में ले जाना पड़ता है इनको, और ये ले जाते हैं कैरोबियन द्वीप। जो भी कैरोबियन द्वीप के आसपास जो क्षेत्र आते हैं उनमें ले जाया जाता है। जैसे कि आप त्रिनिदाद गुयाना सूरीनाम, कौन से? त्रिनिदाद गुयाना सूरीनाम ये अफ्रीकी कंट्री है, सूरीनाम। और है जैसे कि मॉरिशस हो गया। और आज भी देख रहे होंगे कि ये एक ऐसे इलाके, ऐसे देश हैं जहाँ पर भारतीय काफ़ी ज़्यादा मात्रा में यहाँ पर रहते हैं। तो उसका रीज़न यही था, अभी बताएंगे आप लोगों को। तो कैरोबियन द्वीप के आसपास ये जो है मज़दूरों को ले जाते हैं और वहाँ पर काम कराने के लिए, बागानों में, खादानों में काम कराने के लिए ले जाते हैं। साथियों, इनको ले जाने के लिए कुछ एजेंट काम करते हैं। कौन? एजेंट। जो मालिक होते हैं उनके मालिक के अंडर में कुछ एजेंट होते हैं जो कि इनको ले जाते हैं। और एजेंट को क्या मिलता है? इसके लिए एजेंट को मिलता है कमीशन। इस कारणवश जो है ये मज़दूरों को, जो एजेंट होते हैं वो मज़दूरों को लुभावनी बातें बताते हैं कि वहाँ पर जो है मज़दूरों को सही नहीं बताते कि लोकेशन क्या है, कहाँ पर जाना है और किस प्रकार से वहाँ पर क्या होगा। वहाँ पर बताएंगे कि बहुत अच्छी सुविधा रहेगी, वहाँ पर इस स्थिति में आपको काम करना होगा। जैसे कि आज भी इस प्रकार के बहुत सारे एजेंट मिलेंगे जो आपको सऊदी अरब और इन कंट्रियों में लोगों को ले जाते हैं और पहले बताते नहीं कि वहाँ पर काम क्या करना है, और वो लुभावनी चीज़ें बताते हैं कि वहाँ पर कुछ काम करना नहीं होगा, अच्छा पैसा होगा। तो इस प्रकार की स्थितियाँ इनके साथ भी हुई, इन गिरमिटिया मजदूरों के साथ में। इनका एग्रीमेंट कराया गया और कहा गया कि 5 साल तक, लगभग अगर 5 साल तक ये बागानों में काम करते हैं तभी इनको स्वदेश जाने का मौका मिलेगा, तभी ये स्वदेश वापस लौट सकते हैं, अन्यथा नहीं लौट सकते। लगभग 5 सालों तक। तो हुआ क्या कि जब 5 सालों का एग्रीमेंट करा लिया गया कि लगभग 5 सालों तक इन्हें काम करना पड़ेगा बागानों में, तभी ये स्वदेश जा पाएंगे। तो इस स्थिति में, इस परिस्थिति में जब वहाँ पर जाते हैं तो हकीकत में वहाँ पर कुछ और ही होता है। इनको कानूनी अधिकार बिल्कुल नहीं दिए जाते, इन मज़दूरों को कानूनी अधिकार बिल्कुल नहीं दिए जाते। साथियों, कानूनी अधिकार नहीं दिए जाते, इनको बहुत ही यातनाएं दी जाती हैं और बहुत कठिन परिश्रम इनसे कराया जाता है, बहुत ही कठिन परिश्रम कराया जाता है। और वेतन इनको मिलता नहीं, यानी कि यूँ समझिए वेतन ना के बराबर मिलता है, केवल जीवन यापन करने का भी सही से भोजन भी नहीं मिलता। तो इनको कठिन परिश्रम कराया जाता है, जिस कारण से गिरमिटिया मजदूर, बहुत सारे गिरमिटिया मजदूरों ने अपना एक खुद का जीवन अलग ही जीना शुरू किया। और कुछ मजदूर यहाँ से भाग जाते हैं। कहाँ भाग जाते हैं? जंगलों में भाग जाते हैं। कुछ मजदूर जो है जंगलों में भाग गए और वापस आए ही नहीं। और कुछ मजदूर जो कि अपना वेश बदल कर रहने लगे, वेश बदल लिया।
तो इस प्रकार से जो है मज़दूर अपने आप को बचाने के लिए जो है इस प्रकार के काम करते हैं। और कुछ जो मज़दूर यहाँ पर आए, जो 5 सालों तक यहाँ पर रखा गया एग्रीमेंट करके, तो हम देखते हैं कि ये मज़दूर जो है वापस जाते हैं बाद में 5-10 सालों के बाद वापस जाते हैं और फिर जाकर के नए ठिकाने पर वापस फिर चले आते हैं। तो इस प्रकार से देखने को मिलता है कि आज भी हम देखते हैं, जैसे कि हम नाम लें वी.एस. नायपाल, जो कि नोबेल साहित्यकार हैं, नोबेल साहित्यकार, नोबेल साहित्यकार कौन? वी.एस. नायपाल, वी.एस. नायपाल, वी.एस. नायपाल नोबेल साहित्यकार हैं और ये वेस्ट इंडीज़ के हैं। कहाँ के हैं? वेस्ट इंडीज़, वेस्ट इंडीज़ के वी.एस. नायपाल जो कि नोबेल साहित्यकार हैं और ये भी भारतीय वंशज हैं, जो कि गिरमिटिया मजदूर के भारतीय वंशज थे। और भी कई क्रिकेट खिलाड़ी आपने नाम सुना हो, शिवरेन चंद्रपाल, राम नरेश सरवन, ये भी जो है वहाँ के अनुबंधित मजदूरों जो थे, गिरमिटिया मजदूर थे, उन्हीं के वंशज हैं। तो इस प्रकार से देखने को मिलता है कि भारत के अनुबंधित जो मजदूर हैं बाहर ले जाए जाते हैं। और हम देखते हैं कि एक उस समय जो है त्रिनिनाद की घटना है। एक त्रिनिनाद एक स्थान जो कि जहाँ पर बहुत सारे मजदूर ले जाए जाते थे, त्रिनिनाद, उसको बोला जाता है त्रिनिनाद, जहाँ पर एक कार्यक्रम होता है मुहर्रम। क्या होता है? मुहर्रम, जो कि मुस्लिमों में एक त्यौहार होता है मुहर्रम, और जिसको वहाँ पर होश कहा जाता है। क्या कहा जाता है? होश। और होश जो है इमाम हुसैन के नाम पर रखा गया। किसके नाम पर रखा गया? इमाम हुसैन के नाम पर रखा गया। इमाम हुसैन के नाम पर रखा गया। ये होश एक त्यौहार है मुहर्रम, जो कि त्रिनिनाद में होता है, जिसको होश कहते हैं। साथियों, इसको बताने का ये तात्पर्य था कि इस होश में बहुत सारे मजदूर आते हैं, बहुत सारे मजदूर। और मजदूर कौन से आते हैं? बहुत सारे मजदूर जो कि गिरमिटिया मजदूर होते हैं, गिरमिटिया मजदूर। तो बहुत सारे गिरमिटिया मजदूर भी आते हैं। और दूसरी चीज़ कि यहाँ पर और भी मजदूर आते हैं जो कि देखने को मिलता है, जो कि अफ्रीका से आते हैं, जहाँ पर कैरेबियन द्वीप समूह के यहाँ पर लाए जाते थे। कैरेबियन द्वीप समूह। तो यहाँ पर गिरमिटिया मजदूर और कैरेबियन द्वीप समूह के बहुत सारे मजदूर जो कि इस त्यौहार में लाए जाते थे। और यहाँ पर देखने को मिलता है इनकी एक सांस्कृतिक परंपरा, जो कि मिक्स सांस्कृतिक परंपरा, जिसको हम म्यूजिक चटनी के नाम से भी जानते हैं। क्या? म्यूजिक चटनी। ये जो है वहाँ पर बहुत फेमस है म्यूजिक चटनी, जिसको जो है देखने को मिलता है गिरमिटिया मजदूर और कैरेबियन द्वीप समूह के जो मजदूर हैं, इनकी सामूहिक संस्कृति का एक उदाहरण जो है म्यूजिक चटनी के रूप में देखने को मिलता है। और हम जानते हैं यहाँ पर क्या होता है कि बहुत सारे ये जो मूल पहचान होती है, इनकी जो मूल पहचान है वो एक तरीके से देखने को मिलती है गिरमिटिया मजदूरों की। और हम देखते हैं 20वीं सदी के शुरुआत में जो है कुछ जब राष्ट्रवादी नेता जब सामने उभर करके आते हैं 20वीं सदी के शुरुआत में, तब देखने को मिलता है कि 20वीं सदी के शुरुआत में ये जो रूल था, हालांकि जो अनुबंधित श्रमिक थे, जो जिनके ऊपर नियम लगाए गए, जो गिरमिटिया मजदूर थे, ये जब बाहर जाने लगे, इनको एक रूल ये भी कहा जाने लगा कि नई दास प्रथा। क्या कहा जा रहा था? नई दास प्रथा। तो ये जो नई दास प्रथा थी, ये 20वीं सदी के दौरान जब कुछ राष्ट्रवादी नेता आते हैं सामने उभर करके, तो राष्ट्रवादी नेताओं को राष्ट्रवादी नेता जब उभर करके सामने आते हैं,
तो ये राष्ट्रवादी नेता इस जो दास प्रथा है ये उनको अपमानजनक लगती है। कैसी लगती है? जो ये दास प्रथा है ये अपमानजनक लगती है और इसे समाप्त कर दिया जाता है। तो 20वीं सदी के प्रारंभ में जो है ये दास प्रथा धीरे धीरे करके समाप्त हो जाती है। तो आज भी हम देखते हैं कि मॉरिशस है, गुयाना, सूरीनाम और ये जो कंट्री आपकी जो गुयाना है और भी कई कंट्रियां हैं जो कैरेबियन द्वीप समूह के आसपास आती हैं, जैसे कि तमिलनाडु के जो सिलोन वगैरह में काम करते थे। तो यहाँ पर ये जो देश है यहाँ पर देखने को मिलता है कि बहुत सारे भारतीय आप्रवासी थे जो कि वापस आए, अनुबंधित मजदूर थे, गिरमिटिया मजदूर के रूप में काम किया और इसके बाद वापस आए और फिर जो है वापस अपने नए ठिकानों पर चले गए। इसलिए आज भी इन क्षेत्रों में देखने को मिलता है सबसे ज़्यादा जो भारतीय मूल के लोग यहाँ पर रहते हैं। तो ये जो कहानी थी, ये जो अर्थव्यवस्था थी, ये अर्थव्यवस्था को काफ़ी ज़्यादा प्रभावित करती है भारत की अर्थव्यवस्था को कि किस प्रकार से औपनिवेशिक काल में क्या क्या मजबूरियां रहीं जिससे अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए इन लोगों को बाहर भेजा जाने लगा। और फिर जब देश आज़ाद हुआ तो धीरे धीरे करके ये जो प्रथाएं थी ये प्रथाएं समाप्त हुई और लोगों को बाहर जाना जो है मजदूरी के लिए बाहर जाने से रोका जाने लगा। तो इस प्रकार से प्रतिबंधित किया जाने लगा। तो हमने आज जो है अर्थव्यवस्था को जाना, आर्थिक अर्थव्यवस्था जो हम पढ़ रहे थे और ये आज संपूर्ण होती है जो कि भारत की जाहिर सी बात है जब आपको विश्व को जानना हो तो सबसे पहले यूरोप की कंट्रीज़ की अर्थव्यवस्था को सबसे पहले समझें, जो कि एक मेन एग्जाम्पल था जो मुख्य रूप से आपको जानना था ब्रिटेन के बारे में और अफ्रीका के बारे में, एक यूरोप महाद्वीप की कंट्रीज़ के बारे में। और फिर आप जान पा रहे हैं कि भारत की अर्थव्यवस्था किस प्रकार से डिपेंड करती है। अब हम अगली बार जो है अगले सेशन में, नेक्स्ट सेशन में जो है भारतीय उद्यमियों के बारे में पढ़ेंगे जो विदेश में कार्यरत हैं, जिनके बारे में हम जो अर्थव्यवस्था विदेश से जो अर्थव्यवस्था आती है यानी कि विदेश में रह करके जो भारतीय जो है उद्यम या व्यापार कर रहे हैं उनके बारे में भी हम डिटेल से पढ़ेंगे। और दूसरी चीज़, भारतीय अर्थव्यवस्था को जब विश्व की अर्थव्यवस्था का एक पुनर्निर्माण जब होता है आगे चल करके युद्धोत्तर काल में, उसके बारे में भी हम विस्तार से पढ़ेंगे। तो साथियों आप कोशिश करना कि इसमें जो है जो इसके तहत कुछ क्वेश्चन हैं जो आपको लिखना बहुत ज़रूरी है और आप कोशिश करेंगे, मैं सोचता हूँ आप कोशिश करें कि इसके बारे में लिखने का प्रयास करें, जैसे कि भारतीय अर्थव्यवस्था पर महामंदी का प्रभाव, इसके बारे में आप 150 शब्दों में लिखने का प्रयास करेंगे। और ये मैं मानता हूँ, मैं उम्मीद करता हूँ कि इसी लेक्चर से आपको विस्तार से समझने को मिलेगा कि भारतीय अर्थव्यवस्था में महामंदी का प्रभाव क्या रहा, उसके बारे में आपको लिखना है। और दूसरी चीज़ आपको लिखना है कि बहुराष्ट्रीय कंपनियां जो कि अपने उत्पादन को एशियाई देशों में स्थानांतरित करने का जो फैसला करती हैं वो किस प्रकार से प्रभावित है, ये आप नेक्स्ट लेक्चर में कर पाएंगे। और आप अफ्रीका का जो रिंडर पेस्ट का आना है उसके बारे में आप टिप्पणी लिखेंगे। और दूसरी चीज़ आप लिखेंगे कि खाद्य उपलब्धता पर तकनीक के प्रभाव को दर्शाने के लिए इतिहास के 2 उदाहरण दें, जिसमें आपको विस्तार से देखने को मिलेगा जो कि मैंने जब बताया था कि ब्रिटेन में किस प्रकार से खाद्य व्यवस्था किस प्रकार से प्रभावित हुई। और इसका हमने विस्तार से चर्चा की थी मांस के व्यापार के बारे में कि मांस का किस प्रकार से खाद्य व्यापार जो है ब्रिटेन से अमेरिका पहुंचा और किस प्रकार से जो है पानी के जहाज़ों में रेफ्रिजरेटर लगाया गया। तो ये सिस्टम ये उदाहरण आप इसमें सम्मिलित कर सकते हैं, तो ये भी लिखने का प्रयास करिएगा। और कांडला को समाप्त करने के लिए ब्रिटिश सरकार का जो फैसला था उसके बारे में यह आपको लेक्चर 6 में आपको विस्तार से मिल जाएगा।
जो है, इसलिए इन तीनों क्वेश्चनों को करने के लिए बेहद ज़रूरी है कि आप लेक्चर 6, 7 और 8 देखें, और जिससे ये सारे क्वेश्चन आप विस्तार से कर पाएंगे। और कोशिश करें यूं ही जुड़े रहें, आपको एनसीईआरटी बहुत ही बेहतरीन ढंग से पढ़ने को मिलेगा। कोशिश करिएगा, मैं इस तरीके से बताऊंगा आपको कि एक कहानी की तरीके से आपको बेहद अच्छी तरीके से समझ में आएगा। और साथियों, इसी के साथ चैनल को खूब शेयर करें, दोस्तों तक भेजें, जिससे ये जानकारी बेहतरीन जो है पढ़ने वाले लोग जान पाएँ। और कोशिश करें, लेक्चर अगर आप नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। और इसी के साथ अगले नेक्स्ट सेशन में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।